सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी बीए पाठ फर्स्ट। सामान्य हिंदी के अंतर्गत नागार्जुन की रचनाएं, इनका जीवन परिचय के बारे में आज जानेंगे। तो बीए पाठ फर्स्ट सामान्य हिंदी सामान्य हिंदी में आज हम पढ़ेंगे नागार्जुन। नागार्जुन की जो रचनाएं हैं हमारे पाठ्यक्रम में, प्रेत का बयान, और दूसरी जो उनकी रचनाएं हैं अकाल और उसके बाद। दो रचनाएं हमारे पाठ्यक्रम में हैं, अकाल और उसके बाद। हमारा हिंदी काव्य धारा है, पाठ्य पुस्तक का जो नाम है हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा। नागार्जुन की रचनाएं जैसे बताई मैंने आपको कि अकाल और उसके बाद। दूसरी पहली रचना है प्रेत का बयान। नागार्जुन की रचनाएं पहले भी आपने पढ़ी होगी। हमने हिंदी काव्य धारा के अंतर्गत कबीरदास के पद, मीरा के पद पढ़ लिए। वो उनकी हम सप्रसंग व्याख्या, उनके प्रश्नों पर भी हमने विचार किया कि किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और कौन कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं। मीरा की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए, इस प्रकार से प्रश्न बड़ा आ सकता है। या कबीरदास जी की भक्ति भावना, कबीरदास जी ये एक समाज सुधारक थे, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। मीरा के जो पद की हमने सप्रसंग व्याख्या की, कितने प्यारे प्यारे इनके पद थे कि भज मन चरण कमल अविनाशी, जितई दिशे धरनी गगन विच तितई उड़े जासे। इस प्रकार से जैसे आपको इस संकेत दिया, तो संकेत के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हमारे पाठ्यक्रम में हिंदी काव्य धारा में कितनी इनकी व्याख्याएं हमने पढ़ ली है और हमारे समझ में आ चुकी है। दुल्हनिया गाँव मंगलाचार हम घर आए राजा राम भरतार, किसकी रचना है? कबीरदास जी की। हमने मरे मरे संसारा हमको मिला जीवन हरा, किसकी रचना है? कबीरदास जी की। इसी प्रकार से मन रे जागत रहिए भाई, गाफिल होए सोए मती चोर घुसे घर आई। रहना नहीं देश बिगाना है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद लगे गल जाना है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसको पाए सुख दुख भूल्यो मन आनंद समायो। जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो रतन धन पायो, खर्चू लाख खत्म नहीं होवे दिन दिन बढ़ सवायो। ये पद किसके हैं? मीरा के। आली मेरे नैनन बान पड़ी, कब की ठाडी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी। कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ी। ये पद किसके हैं? मीरा के। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवली सुरती नैना बने विशाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये पद किनका है? मीरा का। इसी प्रकार से कि राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे तज कुसंग साध संग, हरि चर्चा सुन लीजिए, पद है मीरा का। इसी प्रकार बताया था कि दर्शन बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन। जब ते प्रभु तुम बिछड़े कबू न पायो चैन, दर्श बिन दुख न लागे नैन। इस प्रकार से ये मीरा के पद थे। दूसरा पद आया था कि माया महा ठगने हम करी जाने, माया महा ठगने हम करी जाने। त्रिगुण फांस लिए बोले मीठी मधुर बानी, माया महा ठगनी हम करी जाने। ये पद था कबीरदास का। बहुत दिनन ते प्रीतम आए, भाग बड़े घर बैठे आए। मंगलाचार मन मन ही राखो, राम रसायन रसना चाखो।
मंदिर माही भे उजियारो, ले सुतो में पीऊ प्यारो। मैं रंग राती ते निधि पाई, हमको कहाँ तुम्हें बढ़ाई। कितने प्यारे प्यारे पद जिनकी हमने सह प्रसंग व्याख्या की थी। ये पद था कबीरदास का सामान्य हिंदी के अंतर्गत, हिंदी काव्य धारा पुस्तक के अंतर्गत सबसे ये जो प्रथम पुस्तक है हमारी। इसके बाद में संतो आई ज्ञान की आंधी रे, संतो आई ज्ञान की आंधी रे, भरम की टाटी सबे उड़ाने, माया रहे ना बांधी रे। संतो आई ज्ञान की आंधी रे, ये पद था कबीरदास जी का। इसी प्रकार से फिर बताया था मैंने कि पांडे कौन कुमति तोहे लागी, तू राम जपत ए भागी। एक चेतावनी देते हुए कबीरदास जी ने ये पद बताया था। साईं से लगन कठिन है भाई, बड़ी अपने इनको एक एक पद के साथ हमने इनकी सह प्रसंग व्याख्या की थी। आपको संकेत दे रहा हूँ कि हमने ये पढ़ ली हैं और आप भी जागृत हो जाओ। जो भी आपको वीडियो के माध्यम से मिल रहा है ये अमूल्य निधि है, इसको देखा करो। कहते ना सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में सब चीज़ें उपलब्ध है लेकिन हम भाग्यहीन बन चुके हैं कि हम पा नहीं सकते। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। इसी प्रकार से संतो करो पुरातन बात, हंसा करो पुरातन बात। कहते हैं यहाँ की बात मत करो, लौकिक बातें, उस देश की बात करो। कहते हैं कहाँ से हंसा आया, कहाँ किया विश्राम। कहते हैं आत्मा कहाँ से आई है, कहाँ विश्राम करेगी, देखो। तो इस प्रकार हमने इनकी व्याख्या पढ़ी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम आपको मैंने बताया नागार्जुन, एक प्रेत का बयान। और दूसरी रचना किसकी है, दूसरी रचना है जो अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद। तो सबसे पहले हम छोटी सी रचना है अकाल और उसके बाद वो पढ़ेंगे। इससे पहले हम नागार्जुन के जीवन परिचय के बारे में जाने तो इनका जन्म 1910, देखो 1910 से जन्म 1910 से 1998 इनका जीवन काल रहा। जीवन काल रहा 1910 से 1998 ईस्वी तक। हिंदी और मैथिली को समान रूप से ये लिखते थे, हिंदी और मैथिली को समान रूप से ये लिखते थे। और कवि उपन्यासकार नागार्जुन आधुनिक हिंदी साहित्य में इनका नाम अग्रणीय है। मुख्य बात आई कि हिंदी और मैथिली में समान रूप से लिखने वाले कवि नागार्जुन जी हैं और इन्होंने आंचलिक रचनाएं लिखी है। ग्रामीण जीवन की समस्याओं को केंद्रित बनाते हुए उन्होंने रचना लिखी है। जो भी समस्या ग्रामीण अंचल में आई है उनको उपन्यास के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हिंदी में आंचलिक उपन्यास की आधारशिला रखते हैं कौन, नागार्जुन जी। तो इन्होंने आपातकाल का भी खुला विरोध किया था। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के साथ आंदोलन में भी भाग लिया था। इन्होंने आपातकाल के बाद बनने वाली सरकार के अंतर विरोधी को भी समझा और उनका विरोध भी नागार्जुन ने किया। कवि के रूप में नागार्जुन प्रगतिशील प्रयोगशील दोनों ही है। इनकी अनेक कविताएं प्रगति और प्रयोग के मणिकांचन योग के कारण सहज भाव सौंदर्य से दीप्त हो उठी है। नागार्जुन राजनीतिक दृष्टि से बहुत सचेत कवि है। नागार्जुन जी राजनीति की दृष्टि से बहुत सचेत कवि है। स्वतंत्रता के बाद देश में जो भी राजनीतिक अराजकता फैली उनके विविध रूपों का प्रबल इन्होंने विरोध किया। उन्होंने विरोध के स्वर में विरोध किया और उस विरोध करने में कतई उन्होंने संकोच नहीं किया। आपातकाल में इन्होंने इंदिरा गांधी की तीखी आलोचना की और उन्होंने उन पर कविताएं भी लिखी। अविदा में लिखी कविताएं भी इन्होंने सशक्त हो उठती है। नागार्जुन जी इन कविताओं का इनका प्रमाण है। उन्होंने भस्माकुर रचनाएं देखो, भस्माकुर प्रबंध काव्य भी लिखा। युग धारा सतरंगी सतरंगे पंखों वाली खिचड़ी विप्लव देखा हमने काव्य संग्रह है। अपने ठेस ग्रामीण बोध और राजनीतिक परखता के कारण नागार्जुन हमारे बहुत बड़े कवि हैं। ये था इनका जीवन
परिचय इनकी कविताओं के बारे में। उन्होंने भस्माकुर, देखो लिख लो, भस्माकुर, सतरंगी पंखों वाली और सतरंगी पंखों वाली, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, और इन्होंने ठेठ ग्रामीण बौद्ध राजनीति प्रमुखता से इन्होंने कविताएं लिखी। तो इनकी जो रचनाएं हैं प्रेत का बयान, और दूसरी रचना कौन सी बताई, अकाल और उसके बाद। अकाल और उसके बाद में छोटी सी कविताओं के माध्यम से अपने को जब ये कविता पढ़ेंगे तो ये आम आदमी को भी झकझोर देती है, इतने इनमें क्या थी, कविता में दम था। देखो कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी रही भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की हालत रही शिकस्त। दाने आए घर में कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन में कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की पंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पंखें कई दिनों के बाद। तो बताया है कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। तो ये जो कविता है, इस कविता में कवि ने अकाल और उसके बाद की स्थिति का वर्णन किया है। अकाल और उसके बाद। देखो साथ साथ में श्यामपट्ट पे लिखेंगे, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक काने कुतिया उनके पास। फिर आगे आया है, कई दिनों तक चूल्हा रहा चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर भींत पर, कई दिनों तक लगी भींत पर छिपकलियों की गश्त, की गश्त, कई दिनों तक चूहों की कई दिनों तक चूहों की हालत रही, चूहों की हालत रही शिकस्त। देखो अकाल आता है, पूरा मानव को अपने चपेट में ले लेता है। जब मानव को चपेट में लेता है तो मानव के साथ संबंध प्रकृति का है, प्रकृति में जो भी जीव जंतुओं का संबंध मानव के साथ है उन पर भी आपदा आती है। यही इस कविता के माध्यम से बताया है कि अकाल पड़ता है तो किस प्रकार की स्थिति हो जाती है, उसके बारे में यहाँ बताया है। अकाल पड़ जाता है, घर में दाने नहीं होते। देखो घर में दाने नहीं होते, भूख के मारे हाय हाय करते हुए मानव मनुष्य इधर उधर भटकना पड़ता है। और उनके साथ जो संबंध है, कुत्ता है चाहे बिल्ली है चाहे पशु है जानवर है, जो भी इनके साथ है वो भी उनके साथी होते हैं, उनकी हालत भी शिकस्त हो जाती है।
उसके बारे में यहाँ पे पंक्तियाँ छोटी ज़रूर है, लेकिन जो पंक्तियों में दम है उसके बारे में यहाँ बताया है। कहते ना, लागी सो जाने कठिन लागन की पीर, जिसको चोट लगती है अकाल जिसने भोगा है उसको ही पता है। लागी सो जाना कठिन लागन की पीर, बाहर गाव दिखे नहीं रोम रोम में पीर, विपत्ति पड़ा कोई नेड़े नहीं आवे सुख में सबको सिर। कहते हैं वो परेशानी आई, वो जब अकाल पड़ा, सब अपने घर में जो दाने थे वो सारे दाने समाप्त हो जाने के बाद में भूखे इधर उधर तड़पते हुए फिर रहे हैं। घर में जो चूल्हा था वो ठंडा पड़ा है, क्योंकि उसमें अग्नि कैसे जलाए, अगर अग्नि जलाए तभी खाना बनेगा। जब खाना ही नहीं है तो अग्नि जलाने की आवश्यकता कहाँ पड़ी। तो चूल्हा था वो उदास पड़ा था। देखो घर में क्या था, चूल्हा था, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया का आशय है कि उस चूल्हे पे भोजन नहीं बना, उस चूल्हे पे भोजन है बनने से। और चक्की में जहाँ हम आटा पीसते हैं वो चक्की उदास थी, क्योंकि वो चक्की चल नहीं पाई, दाना था नहीं, क्या पिसवाए, चक्की रही उदास। घर में जब चूल्हा, देखो जब चूल्हा नहीं जले और तो फिर पेट भी भरना है, और पेट की जो भूख है वो शांत कैसी हो। ऐसी स्थिति का यहाँ नागार्जुन जी ने वर्णन किया है कि कई दिनों तक चूल्हा रहा, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। घर में इनका संबंध, जो भी कुत्ता था बिल्ली था उनका साथ था, वो भी छोड़कर अपने मालिक को गए नहीं, उनके पास ही सोई पड़ी है। भूखी प्यासी वो भी सोई पड़ी है अपने मालिक के पास, क्योंकि घर में आज तो चूल्हा जला ही नहीं, घर में दाने ही नहीं है। तो क्या पता है, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, वो भी भूखी प्यासी कुतिया अपने मालिक के पास सोई पड़ी है। ऐसी स्थिति हुई है, भूखे सारे घर वाले भूखे, पूरा परिवार भूखा सोया पड़ा है। इस स्थिति कब आई, जब अकाल पड़ा, घर में सारे दाने समाप्त हो गए, बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ा है। तो आगे क्या बताया, कई दिनों तक लगी रही छिपकलियों के गश्त, जो दीवारों पे छिपकलियां थी वो इधर उधर भटकती फिरी। देखो कई दिनों तक चूहों की हालत रही शिकस्त। चूहे भी जो किसान होते हैं वो दाना घर में होता है, दानों से अपने उदर की पूर्ति करते हैं, वो भी इधर उधर दौड़ते हुए भूखे प्यासे मरते जा रहे हैं। उसका वर्णन यहाँ किया है कि कई दिनों तक चूहों की हालत रही शिकस्त। अब देखो ये तो स्थिति थी अकाल की। अकाल आता है सभी समुदाय को अपनी चपेट में लेता हुआ इस प्रकार आ जाता है। कहते ना पेट और पीठ मिलकर है एक, पेट और पीठ मिल जाती है एक हो जाता है। ऐसा वह आता दूध टूक करता, कहते हैं कोई पछताता हुआ आता है, अपने भूख मिटाने के लिए आता है। एक भिखारी आता है, उसका अकाल के बारे में बात कही है कि वह आता पछताता, वो आता है पछताता है। पेट पीठ मिलकर है एक, पेट और पीठ मिलकर क्या हो गए, एक हो गए। रहा लकोटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को हाथ फैलाता है, दाने लेने के लिए हाथ फैलाता है। लेकिन यहाँ नागार्जुन कहते हैं अकाल पड़ा है तो चूल्हा है वो तो सुनना पड़ा, उदास हुआ पड़ा है। चूल्हा उदास कब होता है, जब उसमें अग्नि नहीं जलती। देखो जब अग्नि जलेगी तब ही चूल्हा प्रसन्न होगा। आगे देखो फिर क्या कहा कि दाने आए घर के अंदर, कई दिनों के बाद दाने आए घर में, कई दिनों के बाद दाने आए घर में, कई दिनों के बाद धुआं उठा आंगन के ऊपर, धुआं उठा आंगन के ऊपर। कई दिनों के बाद चमक उठी घर भर की आंखें, चमक उठी भर की आंखें। कई दिनों के बाद कौवे ने खुजली पांखें,
कौवे ने खुजली पांखें, कई दिनों के बाद। देखो अकाल पड़ा, उसके बाद की वर्णन यहाँ बताया है। अकाल के बाद की स्थिति का वर्णन बताते हुए कवि क्या कहते हैं कि दाने आए घर में कई दिनों के बाद, अब दाने आए हैं घर में कई दिनों के बाद आए हैं। उस जैसे दाने आए हैं, हर व्यक्ति की आंखों में प्रसन्नता, हर व्यक्ति की आंखों में खुशी छा चुकी है। तो क्या बताया है, देखो दाने आए घर में कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन में के ऊपर कई दिनों के बाद। जो चूल्हा उदास पड़ा था, चक्की उदास पड़ी थी, अब उस चूल्हे में अग्नि जलाई गई है तो आंगन के बीच में से धुआं उठा है। अब जो धुआं उठा है वो आशा का संकेत है। देखो कि आज तो हम भरपेट भोजन करेंगे, तो कहते हैं धुआं उठा है आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। अब सभी परिवारजन के जो लोग थे उनकी आंखों में चमक आई, यानी खुशी हुई है, वो भी कई दिनों के बाद। मुंडेर पर बैठा हुआ कौवा अपनी पाँखों को खुजला रहा है, प्रसन्न हो रहा है कि आज मुझे यहाँ क्या मिलेगा, आज मुझे रोटी का ग्रास मिलेगा, रोटी का टुकड़ा मेरे को प्राप्त होगा। ये बात यहाँ बताई है। तो चमक उठी घर भर की पाँखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजली पाँखें कई दिनों के बाद। कौवे ने भी खुशी जताई है कि आज इस घर में धुआं उठा है तो पकवान बन रहा है, भोजन बन रहा है, मेरे को भी प्राप्त होगा। मैंने कहा था कि हमारा नाता, हम एकांकी नहीं है, हमारा सभी से नाता जुड़ा हुआ है, प्रकृति से, जानवर से। हमारे साथ इनका संबंध है। हम प्रसन्न हैं तो ये भी प्रसन्न है, खुश है। अगर हम उदास है तो ये भी उदास है। इनका साथ नाता है। ये अकाल और उसके बाद की स्थिति का वर्णन यहाँ कवि ने 4 पंक्तियों के माध्यम से हमें अंदर से झकझोर दिया है कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सो इनके पास। ये कविताएं वैसे ही चलते फिरते आप याद करना, 4 पंक्तियां हैं, याद करना। एग्जाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। कल हम दूसरी इनकी जो रचना है, प्रथम रचना है जो इनकी कहते हैं प्रेत का बयान, उस पर हम चर्चा करेंगे। आज हमने चर्चा की है कि अकाल और उसके बाद। ये रचना है नागार्जुन जी की। नागार्जुन की रचना के बारे में आपको बताया, जीवन परिचय के बारे में बताया कि नागार्जुन जी पहले हिंदी और मैथिली को समान रूप से लिखते थे। आंचलिक उपन्यासों के आधारशिला कौन है? नागार्जुन जी है। भस्माकुर, सतरंगी पंखों वाली, विप्लव, खिचड़ी विप्लव हमने देखा। इस प्रकार की इनकी रचनाएं हैं जो हमने अंकित की है। तो हम कल फिर नागार्जुन की रचनाओं के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।